नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेट नंबर 4, सेट नंबर 4 केमिस्ट्री का ही रहेगा सेट। देखते हैं पहला प्रश्न है कि एक कोश में, कोश मतलब सेल, कक्षा, एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को खाली जगह सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो बोर परियोजना का पहला रूल कहता है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n², यही सूत्र है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होती है। n क्या है? n है कक्षा की संख्या, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन इतना पर्याप्त है। n बराबर 1 यानी पहली कक्षा, यानी k l m n। परमाणु की कक्षा को k l m n से सूचित करते हैं। यानी परमाणु कैसे है? परमाणु का ये नाभिक, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, और भी आगे लिख सकते हैं लेकिन इतना पर्याप्त है। के एल एम एन, यही है कक्षा, परमाणुओं की कक्षा। तो कह रहा है कि अधिकतम जो संख्या होगा 2n² होगा किसी भी कक्षा में। तो पहली कक्षा की अगर हम बात करें, यानी n बराबर 1, पहली कक्षा बोलेंगे तो यानी n बराबर 1, यानी के सेल में, के कक्षा में। तो 2n के लिए n रखेंगे 1, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा? यानी 2। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वर्ड को पर ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अधिकतम मतलब होता है कि 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, लेकिन 3 नहीं रह सकता है। ठीक है। अब अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, यानी 2 और n², यानी n की जगह 2 रखे, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8, यानी 8 से कम भी और 8 से ज्यादा नहीं। 3, अगर तीसरी कक्षा की बात करें m का, वैसी हो जाएगा 2, 3 रखेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी 9 दूना 18। इसमें कितना हो जाएगा? n कक्षा में 4 के स्क्वायर का 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्या सूत्र है? तो सूत्र है 2n², 2n² यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में, नोबेल गैस कौन कौन है पहले ये बात कर ले, है ना। तो क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, यही है नोबेल गैस। नोबेल गैस यही है 6। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का होता है 86। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उस पर पढ़ते हैं हम। प्रश्न कर रहा है कि हीलियम को छोड़कर, यानी हीलियम को छोड़ दिया जाए तो शेष, यानी उसके बाद जो सभी है हीलियम, ठीक है, नोबेल गैस, नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष यानी बाहरी कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखना होगा कि हीलियम को छोड़कर अन्य जो नोबेल गैस है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 ही है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? परमाणु संख्या 2, परमाणु जितना परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या, तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, Z बराबर P बराबर E, यानी जो परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वितरण करेंगे तो 2, 10 है तो 2, 8, 18 है तो 2, 8, 8, 36 को तोड़ेंगे तो 2, 8, 2, 8, 18, 8, 54 को तोड़ेंगे तो 2, 8, 18, 18, 8, अगर इसको तोड़ेंगे 86 को तो 2, 8, 18, 32, 18, 8, यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करने आता है कि नहीं? नहीं करने आता है। जिसे अब इतना आसान भी नहीं है, लोग समझते थे कि 2, 8, 18, 32 आसान है, नहीं। अब 2, 8, 18, यहाँ तो 32 नहीं लिखे, हम तो 18 लिखे, कंफ्यूज हो रहा है। तो फिर आप क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाइए, बोर परियोजना का एक वीडियो होगा वो देख लीजिएगा, वो सारा हम उसमें बताएं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, देखना चाहेंगे तो देखिए, सर्च भी कर लीजिए, बोर परियोजना बाय प्रिंस योगी करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अब कह रहा है क्या प्रश्न देखते, हीलियम को छोड़कर, यानी हीलियम को छोड़ दिया जाए, तो हीलियम को छोड़कर सभी, यानी अन्य जो नोबेल गैस हैं,
उसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो देखिए इसमें कितना बाहरी कक्षा में 8, इसमें बाहरी में 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8। तो सभी में यानी हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 ही है बाहरी कक्षा, उसके पास एक ही कक्षा है, ये है एक, हीलियम के पास एक कक्षा है पर क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है तो 2 एक ही कक्षा है। तो अन्य जो भी है नोबेल गैस उस सब में कितने हैं? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ समझ लेते कुछ और बात। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोर योजना कहता है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी जैसी 8 होगा तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, यानी वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेगा। जितने भी हैं नोबेल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, वो क्या होता है कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, यानी किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये स्टेबल हैं, अस्थाई हैं। इन्हें किसी से जरूरत नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, किसी को देना। इलेक्ट्रॉन लेना और देना तभी होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो उसको तोड़ेंगे तो 2, 8, 1, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जैसे क्लोरीन है तो 17 होता है, 2, 8, 7, 7 हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। यानी वो स्थिर नहीं है, अस्थाई नहीं है वो। तो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 है, यानी उसके पास 1 है तो किसी को दे देगा। क्लोरीन है तो 1 किसी से ले लेगा, क्योंकि 8 होने में 1 कम है, ठीक है। लेकिन इनके पास 8 है ही है, तो ये किसी से लेना देना नहीं करते हैं, ये अस्थाई तत्व हैं, या अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनके मिलने से किसी यौगिक का निर्माण नहीं होता। कभी सुने हैं क्या कि नियोन ऑक्साइड, नियोन सल्फेट, ऐसा नहीं सुने ना, क्योंकि इनसे निर्माण यौगिक बनेगा ही नहीं, ठीक है। किसी के साथ यह अभिक्रिया नहीं करते, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते। अब प्रश्न है कि क्या हीलियम भी अस्थाई है, स्थिर है? हाँ, ये भी स्थिर है। अब मन में आ रहा कि सर इसके बाहरी कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो अस्थाई कैसे हुआ? अस्थाई इसलिए हुआ कि इसके पास एक ही कक्षा है, ये है, और एक कक्षा में यानी पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया 2n² के अनुसार, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, तो ये भी हीलियम भी अस्थाई है। यानी सभी नोबेल गैस, सभी अक्रिय गैस अस्थाई होते हैं, स्थिर होते हैं, ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक स्थिर, स्थिर मतलब अस्थाई, ठीक है। जो अस्थाई रहेगा वो अक्रिय रहेगा। अक्रिय मतलब इनएक्टिव, एक्टिव नहीं रहा, किसी से इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं करेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। वही लिखा है कि सर्वाधिक स्थिर, स्थिर या अक्रिय। जैसे नोबेल गैस क्या है? स्थिर है, अक्रिय है। अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो कोई भी अक्रिय होगा, स्थिर होगा, उसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। जब 8 हो जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे अभी हम बताएं कि जैसी 8 हुआ तो सब क्या है? स्टेबल हो गया है, अस्थाई हो गया है। तो बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होने पर अस्थाई हो जाता है? 8, है ना। सिर्फ अपवाद में कि हीलियम में 2 ही होने पर वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि पहले उसके पास एक ही कक्षा ही है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसी होगा बाहरी कक्षा में, वो स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है। यह किस समूह, समूह मतलब वर्ग, जैसे आवर्त में कितना वर्ग है? 18 वर्ग और 7 आवर्त है। वही पूछ रहा है, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, यानी कौन सा तत्व है? 2, 8, 8 है, तो 8, 8, 16, 2, 18। 18 किसका परमाणु संख्या होता है? आर्गन का, है ना। यानी तत्व कौन सा है? आर्गन है। आर्गन मतलब नोबेल गैस है, यानी अक्रिय गैस है। तो यह किस समूह में है? ठीक है, तो सभी नोबेल गैस, सभी अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 18 में है। सभी को आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 18 में रखा गया है। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए यही है आवर्त सारणी, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसको कैसे पढ़ते हैं? ये जो है था ऐसे नीचे की ओर, ऐसे ऐसे जो है हॉरिजेंटल, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं आवर्त, और जो ऐसे है वर्टिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्ग। तो देखिए कितने आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वर्ग कैसा होता है? ऐसे, ठीक है। यानी यह क्या होगा? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग लिखा भी है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक लिखा हुआ है। 8 कितना होता है? वर्ग कितना होता है? 8, ठीक है, 8 तक लिखा हुआ है।
तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा लिखा हुआ है, सीधे यहाँ पे लेके आइए, ये सब लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग। और कौन होगा, ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15, ये 16, 17, ये 18 वर्ग है। हमने बोला कि सभी अक्रिय गैस आवर्त सारणी में कहाँ रखे गए हैं, वर्ग नंबर 18 में। देखिए यहाँ पे कितने अभी हम बताएं कौन कौन है नोबेल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, कहाँ है सब, सभी वर्ग नंबर 18 में है, ठीक है। ये भी है, ये भी अभी पूरा इस पर अभी मतलब अध्ययन अभी चल रहा है, ओगनेशन है ना, 118 उसकी परमाणु संख्या, उसकी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें अभी ये नहीं है कि कहा जा रहा है कि अक्रिय गैस है, लेकिन अभी पूरी तरह से उस पर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी अध्ययन चल रहा है। जो सबसे प्रकृति में नहीं पाया जाता है वो 118 जिसकी परमाणु संख्या है, ठीक है। इसको अभी रखा गया है वर्ग 18 में ही, लेकिन अभी पूरा डिसीजन नहीं हुआ कि अक्रिय गैस है कि नहीं। अभी मूल रूप से यही अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो प्रश्न क्या था देख लेते हैं। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो यह किस समूह का है, बता दीजिए किस समूह का है, समूह यानी वर्ग है ना, यानी ग्रुप 18। तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंसर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, बार बार अभी बोले कि बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यह बोर-बरी योजना का सेकेंड रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, होता भी है, तो अब क्रिप्टॉन क्या है, नोबेल गैस है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो 36 का लिखिए, अभी लिखे भी थे। 36 का कैसे होगा, 2 8 18 8 है ना। देखिए कौन ऑप्शन है, 2 8 18 8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, मैग्नीशियम है तो 12 है, तो कैसे होगा 2 8 2। देखिए तो 2 8 2 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा, बाहरी में ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सेल में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8, यानी 1 2 1 से लेकर 8 तक होते हैं। अब देखिए वही पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देखिए यदि बाहरी कक्षा में किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हो, 1 से लेकर 3 तक हो, 1 भी हो 2 हो या 3 हो, तो वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। यदि किसी कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किए, ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 या 3, तो हम बोलेंगे वो धातु है। यदि 4 आ जाए बाहरी कक्षा में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो उपधातु। उपधातु मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उपधातु। 5 से लेकर अगर 8 तक आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि अधातु है, अधातु अधातु अधातु, या जो 8 होता है उसको अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ अपवाद हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे अपवाद में हाइड्रोजन, हीलियम क्या है, अपवाद है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो होना तो चाहिए था धातु, लेकिन हाइड्रोजन है अधातु। हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए धातु, लेकिन है अधातु, मतलब अक्रिय गैस, नोबेल गैस है। उसी तरह अपवाद में इसमें भी आता है, जैसे बोरॉन है, बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 5 होता है, तो 2 5 मतलब 5 है तो 2 3 होगा, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 होना चाहिए, धातु होना चाहिए, लेकिन है वो उपधातु। तो कुछ कुछ अपवाद है, लेकिन अधिकतर पर यह लागू होता है। यही पूछ रहा है कि धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा है ना में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 6 7 या 8 होते हैं, ठीक है। तो यही है ऑप्शन नंबर बी, 5 6 7 या 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें, अगर देखना चाहिए इसमें समझाया नहीं बढ़िया से हम, जैसे में 1 2 3 है ना, ठीक है, इसको समझा दे थोड़ा सा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 8 1, तो क्या होगा, धातु होगा। मैग्नीशियम 2 8 2, तो बाहरी में 2 आया, तो क्या हुआ, वो धातु हुआ। उपधातु में जैसे कार्बन, कार्बन का क्या होता है 6, तो 2 4, तो बाहरी में 4 आ गया, तो कार्बन क्या होगा, उपधातु।
5 6 7 8, जिसे मैं किसका ले लूँ, सल्फर ले ले, सल्फर का कितना 16, तो 2 8 6, तो बाहर में 6 आया, तो सल्फर क्या होता है अधातु। फास्फोरस 15, 2 8 5, 5 क्या हुआ तो अधातु। ठीक है, इस तरह से होता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष यानी 3 कक्षा और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा कि 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कि कौन ऐसा तत्व है जिसकी में 3 कोष है यानी 3 कक्षा 3 सेल हो और बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो तोड़ देते हैं। सल्फर है तो 16, तो 2 8 6, एल्युमिनियम है 2 8 3, फास्फोरस 15, तो 2 8 5। अब देखिए तो सभी में ऊपर वाला में भी 3 कोष है, 3 कोष है, इसमें भी 3 कोष है, इसमें भी 3 कोष है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बाहरी कक्षा में, तो सही नहीं है। आर्गन के तोड़ेंगे 18 होता है, तो 2 8 8, 3 कोष इसमें भी है लेकिन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए यदि तत्व ए डैश और बी डैश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो तत्व है, एक का नाम रखा है ए डैश, दूसरा का नाम रखा है बी डैश, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1, और एक का दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब ये कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसको लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि ये कौन तत्व है, बता सकते हैं। और उसमें गिन लेंगे, तो 2 2 4 6 4 10 10 और 11, तो 11 कौन सा तत्व हो गया, सोडियम है। इसका मतलब जो ए डैश लिखा हुआ है दरअसल वो है क्या, सोडियम है। ए डैश क्या है, ए डैश है सोडियम, वो खाली लिख दिया है कंफ्यूज होने के लिए, है ना, क्या है सोडियम। अब देखिए बी को हम देखें कि बी क्या है, बी डैश क्या है, उसके लिए लिखा ए, तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 4 16, 16 किसका होता है सल्फर का, यानी बी डैश क्या है दरअसल वो बी डैश सल्फर है ना। अब देखिए कह रहा है तो इन दोनों के संयोजन यानी इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो निर्मित यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा। तो सूत्र रासायनिक सूत्र लिखने आता है ना, तो अब क्या करना है, सोडियम की संयोजकता होता है 1, अभी संयोजकता पर हम समझा देंगे क्या कैसे होता है। ठीक है, जो बारीक वो सोडियम को तोड़ेंगे तो 2 8 1, बारीक कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता उसका वही होता है। सल्फर का तोड़ेंगे तो 2 8 6, लेकिन जब 6 होता है तो 8 में से उसको घटा लेते हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ा समझा देंगे उसको ना हो तो, अभी नेक्स्ट प्रश्न से आएगा। सल्फर की संयोजकता होता है 2, ठीक है, जो चार्ज होता है वही संयोजकता होता है। सोडियम पर प्लस चार्ज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो प्लस चार्ज +1, सल्फर पे बाहर में 6 है तो 2 किसी से ले लेगा यानी -2 चार्ज। अब देखिए अब कैसे होता है, रासायनिक सूत्र लिखते हैं हम लोग, पता है ना कैसे लिखते हैं, Na यानी सोडियम का क्या है 1 है, ठीक है 1, और सल्फर का है 2। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या होता है कि ए वाला इस पर चल जाता है और ई वाला इसमें चल जाता है, उल्टा हो जाता है, होता है ना। तो एन क्या हो जाएगा N2 इस पर चल जाएगा सोडियम पे, और एक इसका संयोजकता इसको मिल जाएगा यानी S, N2S हो गया, यही हो गया ना। अब N के जगह क्या है A है, ठीक है, तो N के जगह हम A2 रख ले, A रख ले और 2 हो गया A2, और S के जगह क्या है B है तो B रख दिए यानी A2B हो गया, A2B, और ये दरअसल है क्या Na2S सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, यानी सल्फर को ही जब सोडियम के साथ रहेगा तो उसको सल्फाइड पढ़ेंगे, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। जैसे क्लोरीन होता है Cl होता है क्लोरीन, लेकिन वो जब सोडियम के साथ जुड़ जाता है उसको क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ सल्फेट को हम सल्फाइड पढ़ेंगे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब संयोजकता के बारे में यही बात कर लेंगे। क्या बोल रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम एक ऑप्शन लेते हैं, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से हम समझ लेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। उसके बाद हम प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11, अगर हम इसको तोड़ें तो 2 8 1, ठीक है, समझने के लिए लिया सोडियम। इसकी बाहरी कक्षा यानी जो है बाहरी कक्षा हो गया, जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं बाहरी कक्षा, ठीक है, बाहरी कक्षा या उसको बोलते हैं संयोजी कक्षा, बाएं कक्षा बोल लीजिए, बाएं कक्षा या संयोजी कक्षा भी बोलते हैं, बाएं या संयोजी कक्षा, ठीक है। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा
बाहरी कक्षा में कितना रहेगा मैक्सिमम 8 रहेगा, 1 2 1 से लेकर 8 तक रहेगा। तो जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो कितना आएगा बताइए तो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1। ठीक है, अब देखिए एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इसको बोल कोर इलेक्ट्रॉन यानी सीई, कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजकता यानी वैलेंसी, संयोजकता यानी वैलेंसी। अब देखिए अगर सबका डिफिनेशन मालूम हो जाए तो आराम से बनाने का, बड़ी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। वैलेंसी समझिए क्या होता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाहरी कक्षा को, जो बाहरी कक्षा है वो तो कोई बोलते हैं क्या, यानी बाहरी कक्षा यानी संयोजी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितना उसके बाद यानी पीछे इलेक्ट्रॉन है उस सबको जोड़ देंगे, वो होता है कोर इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कक्षा को छोड़कर जो अंदर वाली भीतरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस सबको हम क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। संयोजकता क्या होता है, तो बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हो तो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा। कब, जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 हो तब। लेकिन 4 से ज्यादा हो तब क्या करते हैं कि 8 में से जितना है उसको घटा लेते हैं। जैसे अभी तो 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों एक ही होगा, 1 और ये भी 1 होगा। लेकिन यदि 1 से अधिक होता, जैसे एग्जांपल ले ले, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस से कितना होता है 15। अगर हम इसको तोड़े तो 2 8 5, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, कोर इलेक्ट्रॉन बाहरी को छोड़कर जो है अंदर है 10। और वैलेंसी बताइए, अभी बोले कि 1 2 3 और 4 हो तो वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4 से ज्यादा है। 4 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, 8 में से जो है उसको घटा लेते हैं। तो 8 माइनस जो है कितना है 5, तो कितना हो गया 3। यानी फास्फोरस की संयोजकता हो जाएगी 3। या दूसरे परिभाषा में बोल सकते हैं कि कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है या किसी को देता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अब बाहरी में 5 है तो ये किसी से 3 लेगा तो जाकर स्टेबल हो जाएगा, 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 था, जैसे मैं अभी इससे पीछे था सोडियम, तो 1 क्या हो गया, ये किसी को 1 देगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में 1 है तो ये किसी को दे देगा। तो जो दे दे या जो ले ले वही उसकी संयोजकता होती है। दूसरा ऐसा डिफिनेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए अच्छा तरीका ये है कि बाहर में अगर 1 2 3 4 है तो वही संयोजकता हो जाएगा, लेकिन 4 से ज्यादा हो तो 8 में से उसको घटा लीजिए। ध्यान रहेगा, एक चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका 1 ही होगा। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा और वैलेंसी कितना होगा, याद रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है एक ही है, ये है। ठीक है, अगर इसको हम बनाए तो क्या होगा, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो जाएगा। पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए ये क्या हुआ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यानी बाहरी कक्षा में। बाहरी कक्षा और इसका एक ही कक्षा है, ये है। ठीक है, तो एक ही कक्षा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अंदर वाला भीतरी कक्षा कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा, लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास और कोई मतलब कक्षा नहीं है, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, वैलेंसी की बात करें तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका भी होता है, लेकिन 1 2 3 4 तक रहता है तब एक ही है ये, तो संयोजकता भी क्या होगा 1 होगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है।
लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक ही कक्षा है और बाहरी कक्षा को छोड़कर, एक ही कक्षा तो बाहरी कक्षा हो गया, अंदर कोई कक्षा है ये नहीं है। इसी तरह एक है हीलियम, हीलियम भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछ देता है। हीलियम का होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, एक ही कक्षा होगा, एक ही कक्षा होगा तो यहाँ भी कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो बाहरी कक्षा में है 2 है, कोर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि अंदर वाली कोई कक्षा है ही नहीं, एक ही कक्षा है ये है, इसका भी कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वैलेंसी कितना होगा इसका, 2 या 0, इसका होगा 0। आपको मन में करा 0 कैसे होगा सर, बाहरी कक्षा में तो अभी 2 ही है, 1 2 3 4 तक रहेगा तो वही रहेगा, लेकिन नहीं, हीलियम की जो संयोजकता है वो होगा 0। कैसे, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 है और इसके पास कक्षा एक ही है, और पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हीलियम के पास 1-2 इलेक्ट्रॉन है ही, इसका 1-2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षा में जाकर फुल हो जाता है। तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। अभी बताया था ना नोबेल गैस के बारे में, है ना, ये नोबेल गैस, ये भी हीलियम क्या है, नोबेल गैस है, किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ना लेंगे ना देंगे तो 0। अभी बोले संयोजकता क्या होता है, जितना कोई से ले ले या जितना किसी को दे दे वही उसकी संयोजकता होगा। इन हीलियम ना तो किसी से लेगा ना किसी को देगा, यानी इसकी संयोजकता 0। अन भी देखें जिसका 8 होगा ना, जिसमें बाहरी कक्षा में 8, यानी नोबेल गैस जो हम बात किए थे शुरू में, दिखा दें आपको, हाँ यहाँ पे देख लें, हीलियम को छोड़कर ये जो है हीलियम भी इसकी सबकी संयोजकता, ठीक है, हीलियम के ही बताया कि 0 होगा, क्योंकि उसके पास एक ही कक्षा है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल हो गया। अब देखिए कह रहे थे कि संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर है अगर 2 से 4 से ज्यादा है तो क्या करते हैं, 8 में से उसको घटा लेते हैं, 8 माइनस जितना है, तो 8 माइनस करेंगे 8 है, लेकिन बाहरी में 8 है तो 8 माइनस 8 तो कितना, 0, सबका 0, सबका 0, यानी सब याद रखिएगा, सभी नोबेल गैस यानी सभी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस जो है उस सभी की संयोजकता 0 होती है। इसका मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी बात। हम थे कहाँ, वहां पे आ जाए आप, ठीक है, हमें यहाँ थे, है ना, यहाँ थे, तो याद रखिएगा ये भी हीलियम क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब की संयोजकता 0। अब मेन प्रश्न हम आ जाते हैं, अपना जो मेन प्रश्न है, कह रहा था एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा था, बता देते हैं, ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को तोड़ेंगे तो 8 परमाणु संख्या था, यानी 2 और 6, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बाएं कक्षा में यानी संयोजी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे उस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यही तो बोले थे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन का संयोजकता बता सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता दिया कि 6 होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, बाहरी छोड़ दें तो अंदर कितना है, 2 बचा, कोर इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी कितना, संयोजकता कितना होगा, 6 है, ठीक है, तो 2 किसी से ले लेगा, या बोल सकते हैं 8 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना प्रश्न पे आते हैं, 12 नंबर, किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी तत्व के किसी परमाणु की बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी तो बात कर रहे थे इस पे, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बोरबरी योजना का रूल नंबर 2 कहता है, उसके 4 रूल है, चारों रूल पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छा से करने आएगा। अगर नहीं आ पाता है तो देख सकते हैं वीडियो बोरबरी योजना वाला। देखिए बोरबरी पद्धति प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बोरबरी पद्धति के अनुसार पहला रूल क्या कहता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं कितना, 2n², है ना, 2n² कहता है कि, और के दूसरा रूल कहता है कि किसी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम कक्षा में, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या वही प्रश्न है कि एक परमाणु की बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कम रह सकते हैं, ज्यादा नहीं। निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है, समस्थानिक नहीं है निकालना है, नहीं है, ठीक है। समस्थानिक माने सम माने बराबर, स्थान माने स्थान, है ना,
वैसे तत्व जिसका स्थान बराबर हो, यानी परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, इसको कैसे पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है। प्रोटियम इसको पढ़ते हैं, इसको ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो देखिए क्या बोले हम, परमाणु संख्या बराबर। देखिए तो परमाणु नीचे जो लिखा रहता है परमाणु संख्या रहता है, ऊपर रहता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, तीनों का परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग, इसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन C612, 612, एक होता है कार्बन 14, है ना। तो परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, ये समस्थानिक है, तो ये भी ऑप्शन है। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होता है, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, ये भी समस्थानिक है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर। अब देखिए ये है समस्थानिक, ये भी समस्थानिक, ये भी समस्थानिक, लेकिन ये समस्थानिक नहीं है। क्यों? कि कैल्शियम 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, आर्गन का 18, लेकिन हमें तो यहाँ दिखाना है कि परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, यहाँ लेकिन तो अलग है, 20 है, ये 18 है। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है, तो क्या हमें यही चुनना था कि कौन समस्थानिक नहीं है, तो ये समस्थानिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज सही। अब देखिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया ना। चलिए, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, ये है समभारिक का ऑप्शन। समभारिक में क्या होता है? समस्थानिक यानी आइसोटोप बोलते हैं इसको, आइसोटोप्स, यानी स्थान बराबर लेकिन भार अलग अलग, भार अलग अलग। समभारिक मत क्या होता है? भार समान लेकिन संख्या, उसकी जो स्थान है यानी परमाणु संख्या वो अलग अलग होता है। यही ऑप्शन इसका है। समभारिक में ऑप्शन दे दे, एग्जाम्पल लिख दे देते हैं। ये हो गया समस्थानिक का। ठीक है, जो है समभारिक एक होता है, समभारिक में क्या होता है? भार समान होता है। जैसे कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, ये क्या हो गया? ये है किसका ऑप्शन है? समभारिक, यानी आइसोबार का एग्जाम्पल है। जैसे कैल्शियम, यही है, कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 40। आर्गन का भी होता है परमाणु संख्या 18 और द्रव्यमान संख्या होता है 40। यानी ये देखिए भार समान लेकिन परमाणु संख्या अलग, परमाणु संख्या अलग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, 287 है तो कौन सा तत्व होगा? क्लोरीन होगा। 287 यानी 17 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? अब देखिए परमाणु क्रमांक क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होगा वही परमाणु संख्या होगा। ठीक है, यानी Z बराबर, हम जानते परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं, Z बराबर P बराबर E। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण रहता है, इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है जो परमाणु संख्या होता है, तो क्या होगा? 17, परमाणु संख्या क्या होगा? 17 होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या है? यानी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो क्या होगा? 2 8 3। देखिए कौन है? 2 8 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के कितने बाहरी? हीलियम की परमाणु संख्या 2। ठीक है, तो 2 बाहरी, उसके पास एक ही कक्षा ही है, तो उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, रोडियम एक तत्व है जिसका संकेत होता है RH, तो इसका परमाणु संख्या होता है 45। ठीक है, अब कहता है कौन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, देखना है। ठीक है, तो देख 45, पहले ये देख लें कि कौन में पूरा हो रहा है 45, अगर जिसमें पूरा होगा वो सही होगा। ठीक है, अगर 2 गो में पूरा हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि सही कौन है। अब पहले यही देख लेंगे 45 किस किस में पूरा हो रहा है, तो 2 और 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 19, 19 और 5 24, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? 10 और 1 11, ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 तो 20, 28, 28 2 30, 33, ये भी नहीं हुआ। 6 4 10, 10 और 8 18, 10 28, 30 36, 44, 45, ये सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो करने आता है ना 1:2 2:2। ये क्या 1:2 2:2 क्या है? उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है जो कि 2 8 18, वो कक्षा में हो गया। उप कक्षा में वो SPD जो उप कक्षा है ना, एक कक्षा में अनेक उप कक्षा होते हैं, है ना, उसमें 1:2 2:2 में बांटते। पता है कि नहीं? ऐसे समझिए, नहीं पता समझते। ये क्या है? KLMN, ये क्या है? कक्षा है ना। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण का संबंध बोर-बड़ी योजना से है। तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, इसमें 8, इसमें 18, यानी तीसरी कक्षा है तो 2n² के अनुसार 18, चौथी कक्षा है तो 2n² यानी 32। अब प्रत्येक कक्षा में
कई उप कक्षा होता है, यानी एक सेल में अनेक उप क्या बोलते हैं, एक सेल में अनेक सब सेल होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बोलते हैं उप कक्षा। बात करें तो पहली कक्षा में एक ही उप कक्षा होता है एस। ठीक है, एस। दूसरी कक्षा में 2 सब सेल होता है, यानी 2 उप कक्षा होता है एस और पी। तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा होता है एस पी डी। चौथी कक्षा में 4 उप कक्षा होता है एस पी डी और एफ। ठीक है, अब देखिए एस ई भी क्या है, तो देखा जाए तो कितनी कक्षा होगा, नाम अगर देखा कक्षा की नाम देखे तो एस है, पी है, डी है, एफ है, बाकी तो सब कॉमन है, सब में है। तो एस है, पी है, डी है, एफ है। ई क्या है, सब सेल है। ई क्या है, सेल यानी कक्षा। ई क्या है, उप कक्षा। तो जिस तरह से कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है ना, उसी तरह सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स रहता है। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ठीक है, तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का वितरण कर सकते हैं, आप ऐसे भी। इसका संबंध है बोर योजना से, इसका संबंध है ऑफबो प्रिंसिपल से। करने आता है ना 1:2 2:2, भूल गए तो खाली हम एक उसका 80 बना देते हैं, बाकी आप तो पता ही होगा आपका कैसे करते थे। ये तो 9th 10th में खूब करते थे, है ना। 1s 2s 2p, है ना, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f। मन में कोई प्रश्न आ रहा है? अगर आ रहा होगा तो आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं। क्या मन में प्रश्न आ रहा है, हम समझ रहे हैं। 5s, मैं s और 5 एक ही जैसा लिखता हूँ ना, 5s है ना, 5p 5p 5d और 5f, 6x 6p, और भी आगे लिख सकते हैं, इतना से काम चल जाएगा। अब देखिए क्या मन में आपका प्रश्न उठ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। नहीं भी उठ रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको मन में आ रहा होगा कि सर 1s लिखे, यहीं पे कहाँ 2s लिख दिए, क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि पहली कक्षा में कितना उप कक्षा होता है, एक कक्षा में एक ही उप कक्षा होता है, तो एक ही ना लिखेंगे, 1s लिखेंगे। दूसरी कक्षा ही हो गया, दूसरी कक्षा में कितना उप कक्षा होता है, 2 उप कक्षा होता है एस और पी, तो हम लिख दिए 2s 2p। तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा होता है एस पी डी, इसलिए हम लिखे 3s 3p 3d। चौथी में 4 को होता है एस पी डी एफ, इसलिए लिखे 4s 4p 4d 4f। ठीक है, बाकी एफ तक होता है, आगे उसी सब लिखा जाता है, आगे और कोई उप कक्षा नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे काटते थे, ऐसे काटते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और अब कहाँ गया 4d, सही से नहीं लिखा गया, हाँ, ए और ए, है ना। तो पहले एस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ ऐसे। अब क्यों जाता है ऐसे, अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर जाकर देख लीजिए वीडियो, ऑफ प्रिंसिपल होना है ना, एनर्जी लेवल पे होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रश्न तो हम देख लिया ना, थे ना, समझाते में रहे। हाँ, ये सही ऑप्शन हो गया, वही अनुसार लिखा हुआ है। अब देखते हैं 20 नंबर, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, क्लोरीन है, 17 है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, अब बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो एक परमाणु में क्या क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसी से मिलकर बना है परमाणु। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन आवेशहीन यानी आवेश रहित कण है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ठीक है, उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, परमाणु संख्या क्या होता है कि किसी भी, जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम परमाणु के नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या 11 है। जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, जेड बराबर, इसका मतलब पी। जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु संख्या होगा। अब दूसरा देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु तो मीन बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से, तो तीनों का द्रव्यमान निकालेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे,
जोड़ सकेंगे, मगर जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एकदम नगण्य होता है, 0 होता है, ठीक है। उसे जोड़ना ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जाता, कंसीडर नहीं किया जाता है। एएमयू में एटॉमिक मास यूनिट में तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों यानी कुल प्रोटॉन की संख्या प्लस कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। उससे हम ए से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, ए से, यानी ए बराबर होगा P + N, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होगा, जो प्रोटॉन की संख्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होगा, ठीक है। अब देखिए Z बराबर P है, ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बराबर होते हैं, यानी P बराबर E होता है। तो Z बराबर P है, P बराबर E है, तो हम लिख सकते हैं ना Z बराबर P बराबर E, है ना। 9th में पढ़ते थे ना, A बराबर नहीं, हाँ, A बराबर B बराबर C, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से A बराबर C, है ना, खूब करते थे 9th में। वही बात यहाँ Z बराबर P तो P बराबर E, तो यानी Z बराबर P बराबर E, है ना। चलिए यह हो गया। अब देखिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। आप पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पता है, चलिए, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यानी Z बराबर, बताइए Z पता है, परमाणु संख्या किससे सूचित करते हैं, Z से। तो Z बराबर नाइट्रोजन का 7 होगा, तो जो Z होगा वही P होगा, क्योंकि Z बराबर P, परमाणु संख्या वही होगा जो न्यूट्रॉन की संख्या होगा, सॉरी प्रोटॉन की संख्या होगा। Z बराबर P तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर 7, अपन मन से लिख सकते हैं ना, अपन मन से क्या होगा ना, Z बराबर P, है ना। तो परमाणु संख्या 7 है, इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 7। अच्छा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या पता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 14। द्रव्यमान संख्या यानी ए, द्रव्यमान संख्या ए से सूचित करते हैं, ए बराबर हमें पता है 14। हमें निकालना है n, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी n बराबर व्हाट, यानी न्यूट्रॉन की संख्या में पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला को लगा देंगे, a बराबर P + N लगा दें, a बराबर P + N, a बराबर यहां से लगा रहे हैं, देखिए यहां से a बराबर P + N, a बराबर P + N है। a की जगह कितना है, देखिए यहाँ पे a की जगह 14 है, 14 लिख दिए। p की जगह कितना है, p यानी जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, तो लिख दिए 7 + n, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 14 में से 7 घटा देंगे यानी 7। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और इतना न्यूट्रॉन है, यानी दे रखा है कि प्रोटॉन है 15 और न्यूट्रॉन है 22, तो 22 है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, यानी ए बराबर व्हाट, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं अभी बताएं, ए बराबर P + N, तो P को है 15 दिया है, N दिया है 22, जोड़ दिए तो कितना आएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। अब पूछता है कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व बताएं, बता सकते हैं कौन सा तत्व है, अरे प्रोटॉन 15 यानी परमाणु संख्या 15, 15 किसका परमाणु संख्या होता है, फास्फोरस का। नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या इतना है, द्रव्यमान संख्या दे रखा है, यानी ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 298, और क्या देखा है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, यानी एन बराबर दे रखा है 188, तो इसकी परमाणु संख्या यानी P बराबर व्हाट या Z बराबर व्हाट, दोनों एक ही होता है, Z बराबर व्हाट, परमाणु संख्या बराबर व्हाट, यानी परमाणु संख्या निकालना है, एक मतलब प्रोटॉन की संख्या निकालना, जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही परमाणु संख्या होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, A बराबर P + N, या A बराबर हम कह सकते हैं Z + N, P बराबर Z होता है, जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, P होता है, तो P की जगह Z भी लिख सकते हैं, लिख दें क्या, ऐसे चलिए, A बराबर कितना है 298, P हमें तो क्या करना है, निकालना ही है, यही तो निकालना है, परमाणु संख्या नहीं प्रोटॉन की संख्या निकालना है, यानी P की जगह लिख दें क्या, Z लिख देते हैं, परमाणु संख्या निकालना है, प्लस N हमें दिया रखा 188, तो Z बराबर कितना हो गया, 298 में से 188 कराएंगे यानी 110, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298, यानी ए बराबर दे रखा है 298, यदि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है 196, यानी एन दे रखा है,
196। तो इसकी परमाणु संख्या यानी फिर वही पूछ रहा है, यानी जेड बराबर व्हाट, निकाल देगा ना, अभी निकालो, इसे निकाल दीजिए। ए बराबर पी प्लस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, निकल गया। ए दे रखा है 298, ये दिया रखा है पी, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 102, 102 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जैसे अभी अभी बना उसी तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, किस अक्षर से, परमाणु द्रव्यमान को ए से या परमाणु संख्या को जेड से, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, अब बोल रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निर्धारण कैसे होता है, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से उस तत्व की परमाणु संख्या का निर्धारण होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या वही उसकी परमाणु संख्या, तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या से, है ना, ऑप्शन नंबर डी। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, बोल रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, हम जानते हैं ए बराबर पी प्लस एन, यानी ए को क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही है ना। अब देखिए ए माइनस पी बराबर एन कर सकते हैं, यही तो है, यानी ए क्या है द्रव्यमान संख्या, ई क्या है, पी क्या है, पी क्या है प्रोटॉन की संख्या, वही भी बोल सकते हैं ना परमाणु संख्या, यानी पी को जेड भी बोल सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, पी की जगह जेड लिख देंगे ना, ए माइनस जेड बराबर एन, ए बराबर ए माइनस जेड, ए माइनस पी है तो ए बराबर जेड, क्योंकि जेड बराबर पी जानते हैं हमसे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ले लें, क्या ले लें, सोडियम ले लें, सोडियम में कितना होता है परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है। अब देखिए ये क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, ठीक है, यानी जेड बराबर क्या हो गया 11, द्रव्यमान संख्या ए है ये, ठीक है, ये दे रखा है ए, अब देखिए ए है 23 और ये है परमाणु संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा हमें, तो क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 23 है जिसे ए है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो आ जाएगा न्यूट्रॉन, पूछ देगा इसे कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो द्रव्यमान संख्या 23 है, 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तो नहीं लिखा है, खाली प्रोटॉन लिखा है ना, मैं पढ़ दिया प्रोटॉनों, है ना, मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है, यानी क्या नाम है कि P यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग किसके रूप में जाना जाता है, परमाणु द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान संख्या के रूप में, ये क्या होता है ए बराबर पी प्लस एन होता है ना, द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है, यानी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, जो प्रोटॉन की संख्या है। एवोगाड्रो संख्या क्या है, एवोगाड्रो संख्या पता है, जो मोल होता है ना, एक मोल बराबर कितना होता है, वही एवोगाड्रो संख्या भी होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, यही है एवोगाड्रो संख्या, ठीक है, एवोगाड्रो 23 है ना 23, एवोगाड्रो संख्या को सूचित किया जाता है Na से, Na। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या नाभिक में मौजूद खाली जगह की संख्या के बराबर होता है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर डी। खाली जगह की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर करा है कि द्रव्यमान संख्या यानी ए माइनस अंतर कर अंतर है ना, माइनस क्रमांक करना, यानी क्रमांक मतलब परमाणु संख्या माइनस जेड, तो ए माइनस जेड बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड बराबर एन होता है, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर सी। समझ पाएंगे नहीं, यानी क्या हो गया, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगा परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक संख्या का अंतर होता है, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से, एक परमाणु में यानी एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन नंबर डी। एक तत्व का परमाणु भार W यानी परमाणु भार यानी ए दिया हुआ है, ए बराबर W, परमाणु संख्या यानी जेड बराबर दे रखा है n, तो
जेड है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी ये बताना है, यानी P बराबर व्हाट, P बराबर व्हाट। हम जानते हैं जेड बराबर P जानते हैं, तो जो जेड होगा वही P होगा, जेड बराबर n है तो P बराबर भी n होगा, P बराबर भी n होगा, है ना, जेड बराबर P हम जानते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉन की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी, यही था ना ऑप्शन, परमाणु संख्या। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक में खाली जगह परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, यानी नाभिक में कौन ऐसी चीज है जो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को बताती है? तो प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या बताता है? परमाणु संख्या, ठीक है, और दोनों का योग क्या बताता है? परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है, हाइड्रोजन बोल रहा है तो हाइड्रोजन क्या है? परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1 हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो यानी प्रोटॉन की इसमें कितना होगा? जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या होता है, क्योंकि जेड बराबर पी होता है। प्रोटॉन हो गया 1, द्रव्यमान संख्या है 1, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा, तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, यानी परमाणु संख्या घटा देंगे, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 0। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है कौन? हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। सभी परमाणु में क्या होता है, सभी तत्व के परमाणु क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है? उसका नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, खाली क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो उसका नाभिक जो है केवल प्रोटॉन से बना होता है, यानी उसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछ देता है कि कौन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो है प्रोटॉन, क्या है? हाइड्रोजन, है ना। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो सिंपल प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, उसमें देखिए जाए कि कौन किसका द्रव्यमान कम है। तो नाइट्रोजन का जानते हैं 14, हाइड्रोजन का 1 अभी बताएं, लिथियम का 7, हीलियम का 4, तो सबसे कम किसका हो गया? हाइड्रोजन का। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? परमाणु संख्या बताना है तो सीधे हम देख लेंगे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 10 है तो परमाणु संख्या भी 10 हो गया, परमाणु संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब ही नहीं था, इसे दे दिया था वो। अब देखना कि 38 नंबर, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली जगह की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम, एटम माने परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अभी बताया कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो कुछ नहीं, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन 0 होता है, अभी बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहीं तक था। तो अब जो अभी पढ़ा है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जैसे जिस फॉर्मेट इसमें पढ़ा है ना, इसी फॉर्मेट में सब आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पर भी रहेगा, वहाँ पे भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।